अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद, मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियंस आर सो एरोगेंट। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये तक कह दिया कि इंडियंस बहुत ज्यादा एरोगेंट है इस इशू को लेकर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, बट किस इशू की बात कर रहे हैं, किस इशू को लेकर? अब यूएस गवर्नमेंट में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो सीधा एडवाइस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इनका मानना है कि इंडियंस बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और साथ ही साथ अब भारत पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि डेमोक्रेसीज का साथ देने के बजाय इंडिया जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स है उनका साथ दे रहा है। नाउ रिसेंटली पीटर नवारो ने कहा क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। To me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want. India, you're the biggest democracy in the world, okay? Act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks, okay? And the Russians, I mean, come on. नाउ ये अब बात खुलकर हो रही है। इंग्लिश में मुहावरा होता है, नाउ द ग्लव्स आर ऑफ। अब खुलकर बात की जा रही है। बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली है पीटर नवारो ने। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर सीधा सीधा इनकी एडवाइस पर काम करते हैं। ये यहाँ पर पहले तो कह रहे हैं इंडियंस बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं जब इनको कोई ये बोले ना कि रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना। इंडियंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए हमारी सॉवरेनिटी, हमारा विदेश नीति होगी, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम डिसाइड करेंगे कि किससे ऑयल परचेज करना है, किससे ऑयल परचेज नहीं करना। ना इसके रिस्पॉन्स में नवारो ने बोला है कि जबकि इंडिया को सोचना चाहिए कि इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेसी, इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ ज्यादा आना चाहिए, जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, बाकी जो यूरोपियन देश हैं। इंडिया को इन कंट्रीज के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि चाइना, रशिया और जरे बाकी कंट्रीज हैं, बेलारूस आप कह लीजिए। अब इस आर्ग्यूमेंट में ना प्रॉब्लम सिर्फ एक यही है कि अगर बात आती है डेमोक्रेसी पर, तो यूएस पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है? क्या कोई पाकिस्तानी भी आज के समय कहेगा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? सिंस इमरान खान को जेल में पड़े हुए यानी कितना टाइम हो गया, आई थिंक साल से भी ऊपर हो चुका है, कोई भी आदमी बोलेगा कि पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी है, तब भी यूएस किस हद तक पाकिस्तान का सपोर्ट करता है? या फिर जिस तरीके से आज के समय भारत पर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं, या जिसको व्हाइट हाउस कहता है सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, चाइना पर अभी भी कोई टैरिफ या सैंक्शंस रशियन ऑयल परचेज करने पर नहीं लगाए गए हैं, तो क्या वहां पर यूएस दिखा रहा है कि डेमोक्रेसीज का साथ देना चाहिए? देखिए आज के समय अब हो क्या रहा है, यूएसए को पहली बार वास्ता पड़ा है एक ऐसे कंट्री के साथ जो एक बार को इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखता है, बट एट द सेम टाइम यूएसए के लेफ्टिनेंट की तरह कि हाँ जो भी ऑर्डर आएगा यूएसए से उसको बस फॉलो करेंगे हम, वैसे काम नहीं करता। क्योंकि बाकी जगह आप अगर देखो, यूके, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, वहां पे लिटरली यूएसए के ऑर्डर सुने जाते हैं, यूएस बोलता है और उसके हिसाब से वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलता है, जो हर कंट्री को करना चाहिए। अगेन मैं यहां पर बोलूंगा, रशियन एनर्जी ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ परचेज कर रहा है, यूएस भी परचेज कर रहा है। फर्टिलाइजर आप अगर देखो तो यूएस भी आज के समय रशियन फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है। ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, अमेरिकन मीडिया खुद ये बार रिपोर्ट कर चुका है कि जहां पर यूएसए को कुछ परचेज करना होता है रशिया से और कोई ऑप्शन नहीं होती, वो बिल्कुल रशिया से परचेज कर लेते हैं। और जगह से अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे होते तो ये लोग बिल्कुल रशिया से परचेज कर लेते हैं। बट इंडियंस अगर अपनी इकोनॉमी को देखते हुए रशिया से कच्चा तेल परचेज करे तो हम लोग क्या है, हम लोग हैं एरोगेंट इसके लिए। और फिर आप एक बात नोट करना, मैंने पहली बार देखा है कोई व्हाइट हाउस का एडवाइजर अक्साई चिन के बारे में बात करे। अब अगेन हम लोग काफी बार सोचते हैं कि अमेरिकन को क्या परवाह होगी, यहाँ पे क्या चल रहा है, उनको क्या परवाह। एक एक बात वो नोट करते हैं, एक एक बात। जैसे ही 31 अगस्त की तारीख पास आ रही है, पीएम मोदी चाइना में जाएंगे एससीओ समिट के लिए। अब अमेरिकन ने यह भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि चाइना वही चाइना जिसने अक्साई चिन कब्जा रखा है, आप उनसे हाथ मिलाने को तैयार हो, ये आप कैसे कर सकते हो? तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि अमेरिकन ने जो सोचा था जिस तरीके से
इंडिया आराम से सरेंडर कर देगा और जो इनकी डिमांड्स हैं वो सब मीट कर दी जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। और अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप सरकार अपने ही देश में आलोचना फेस कर रही है अपनी विदेश नीति को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए में हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेम्स ने ये बोला है कि इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन चाइना, चाइना पर सैंक्शंस इम्पोज करने के बजाय ट्रम्प सिंगलिंग आउट ऑफ इंडिया, ट्रम्प जिस तरीके से इंडिया को बिल्कुल अलग करके टारगेट कर रहे हैं, इससे अमेरिकन और इंडिया यूएस रिलेशंस दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि बात अब यूक्रेन की है ही नहीं, ये बात अब खुलकर यूएस गवर्नमेंट से पूछी जा रही है कि लगता है कि यूक्रेन की अब बात है ही नहीं, बात कुछ और ही है, बात ऑलमोस्ट ईगोस की आ चुकी है। और अब ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम ये है, ये स्टेक्स को इतना ज्यादा ऊंचा ले जा चुके हैं ना कि यहां से अब जब ट्रम्प टाको करेंगे, ट्रम्प को सुनने को बहुत कुछ मिलेगा। अमेरिकन खुद पूछेंगे कि क्या हुआ, अब इंडिया के मामले में भी आपने चिकन आउट कर लिया, क्या यहां पर भी टाको हो गया? मान लो टाको नहीं होता, ट्रम्प कहते हैं कि नहीं, मैं अड़ा रहूंगा 2, 3, 4 साल पूरा मेरा कार्यकाल मैं इंडिया पे टैरिफ सैंक्शंस लगाकर रखूंगा। उस केस में इनसरमाउंटेबल डैमेज इंडिया यूएस रिलेशंस को हो चुका होगा। कई इंडिया यूएस रिलेशंस के जो पुराने एग्रीमेंट्स थे वो टूटने शुरू हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को याद रखा जाएगा एज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी। ऑलरेडी आपने एक बात नोट करी होगी, ट्रंप के जो वादे थे यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड, वैसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोई यूएस इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि सडनली मिराकुलसली बेहतर कर रही है, उल्टा संकेत यही लग रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। और इंडिया यूएस रिलेशंस आप अगर यूएस मीडिया में देखोगे, इनके यूट्यूब स्फीयर में आप देखोगे, चाहे इनके क्रिएटर हो, चाहे इनके न्यूज आउटलेट हो, हर जगह आपको इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में जो डिबेट है ये सुनने को मिलेगा। कई जगह तो मैं देखता हूं कि वीडियो का टाइटल होता है कि यूएसए ने इंडिया को एक पंचिंग बैग बना के रख दिया है। तो यूएस में भी आप कहोगे 90 to 80% मीडिया ओपनली यहां पर मान रहा है कि लिटरली इंडिया को बुली करने का प्रयास किया जा रहा है और इंडिया बस अपने स्टांस पे खड़ा है कि नहीं, हम बुली नहीं होंगे। और रिसेंटली जिस तरीके से जर्मन मीडिया ने भी लिखा कि पीएम मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल नहीं उठा रहे, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया में, इवन यूरोपियन मीडिया में भी इंडिया के प्रति जो सिंपैथी है ये बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक साइलेंट सपोर्ट है टुवर्ड्स इंडिया। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग जो आज के समय हो रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडियंस को ओपनली एरोगेंट बुलाया जा रहा है यूएसए में। और आने वाले समय में आप देखोगे अगर ट्रंप ने टाको नहीं किया तो इंडिया यूएस के रिलेशंस धीरे धीरे हर महीने और ज़्यादा खराब होते रहेंगे। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है, बहुत कुछ होगा। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने प्रोटेस्ट किया है चाइना की गैस फील्ड एक्टिविटी को लेकर ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में देखिए चाइना ने गैस की ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है और एक देश है जिसने ऑफिशियली कड़ी निंदा करी है इसकी और ये कहा है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताइए किस कंट्री ने प्रोटेस्ट किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ब्राजील या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको ये बता दूं ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग
AI इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे, और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए TCS, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है। और आप अगर एक फ्रेशर है तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीजों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक मतलब कि 1 करोड़ से भी ज्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जनरेटिव AI कोर्स का। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जनरेटिव AI के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 15 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूंगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इस बात में एरोगेंस वाली कौन सी बात आ गई कि भाई अगर इंडिया जो है अपनी मर्जी से रशिया से तेल खरीद रहा है तो ये इसमें एरोगेंस वाली कोई बात है? भाई इनकी जरूरत है वो खरीदेंगे। जब अमेरिका की जरूरत होती है तो फिर बंदा बोला कि भाई एरोगेंस है आप में, ये तो दोगलापन की कोई अच्छा, चाइना रशिया से तेल खरीद रहा है, ना उस पे कोई सैंक्शन है, ना अमेरिका कोई इतराज। अगर इंडिया खरीदे सैंक्शन भी है, उस पे इतराज भी है, उनकी नजर नजदीक ये पहले जब पहले वक्त था ना रशिया का जो यूक्रेन जंग के ऊपर, इंडिया भी खरीदता रहा, कोई सैंक्शन नहीं लगा, अब भी लगा है। पहले तो इंडिया में इमरान खान ने तकरीर में कहता था खुद ही बोला भाई खुलम खुला इमरान खान कह रहा था उसके ऊपर टैरिफ नहीं लागे, कुछ भी नहीं हो रहा, सैंक्शन लागे। यहाँ पर दो लफ्जी बात करूँ ना तो भाई साहब वो सीधा सीधा इंडिया को दबाना चाहता है, जो कि इंडिया दब नहीं रहा है। और अगर एज अ कंट्री देखा जाए ना तो भाई साहब इंडियन ठीक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि वो सुपर पावर है तो फिर थोड़ा सा ये कि इनको भी बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनके मध्य मुकाबले ये टिक सके। भाई सुपर पावर के भी दांत खट्टे हो सकते हैं, जो 3 पावर हो सकते हैं यार, अगर तारक लेकिन अभी ये 3 पावरें ना तो वो इनको इकट्ठा होने देगा। अब देखो चाइना को उसने छूट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी, इंडिया को दबाव दे डाल रहा है, जरूरत भी तो पूरी करनी है। चाइना को लगाएगा तो वो सारी चीजें धरना देके बैठ जाना उधर, इतनी इन्फ्लेशन हो जाती है। तारक आप यकीन करें अपना कंट्री में नुकसान है, आप लोग यकीन करें वो इनको कभी इकट्ठा भी नहीं होने देगा। वो एक एक को मारता है, वो कभी इकट्ठा करके किसी को नहीं मारता है। चाइना के अंदर इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, नेपाल, 2-4 और कंट्री वो मतलब मीटिंग हो रही है, मीटिंग है हो रही है ना। हाँ। उसके अंदर देखते हैं अगर तो पुत्र आ गया, एक मिसाल के तौर पे मिनिस्टर को किसी को यार वो आ भी ना भेजा तो फिर अमेरिका के कान खड़े होंगे। अब ज्यादातर उसने नहीं आना, उसने अपने ना फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। तारिक भाई आप ये देखिए ना यार ब्रिक्स, अब इस पता चल को छोड़ो यार, वो ऐसे होती है। अब ये देखो मैं वही बात करूं,
इसने रशिया और यूक्रेन की जंग लगवाई, यूरोप ने और क्या नाम है और अमेरिका ने, ऐसे ही है ना, वो लोग अभी जाके वो जंग कंटिन्यू आहिस्ता आहिस्ता रशिया, चाहे उसके पास इकोनॉमी सोर्सेज है, लेकिन 2-3 साल से जंग लगी, कमजोर तो होता है ना कंट्री, बिल्कुल थोड़ा एक हिसाब वो रह गया। अब दूसरी तरफ वो इंडिया की तरफ आ रहा, वो भाई वो एशिया को ताकतवर होने ही नहीं देता। अगले ये तो पहले दिन की पॉलिसी है। एक न्यूज थोड़ा दिन ही पहले हुई है जब ये सुलह की बात चल रही थी, अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे थे, तो भाई 90 बिलियन के तकरीबन या 70 बिलियन के हथियार अमेरिका से खरीदेगा यूक्रेन, पैसे कौन देगा? यूरोप। बिल्कुल अमेरिका को तो भाई साहब जंग से वैसे ही फायदा, 90 बिलियन को कम अमाउंट नहीं भाई, बहुत बड़ा आंकड़ा है। उनकी कितनी ज्यादा बूस्ट है भाई, वो तो हो गया, हाथी भी यार बिकेंगे उनके, वो मिसाल होगी ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ऊपर से मक्खन हथियार भी बेच लिए और अपना मकसद भी पूरा कर लिए, और ऊपर से क्या कह रहा है ज़ेलेंस्की को, एक तो भाई वो पैसे जो घूम घुमा के अमेरिका और यूरोप में जा रहे हैं, ऐसे ही सब के हथियार उधर से खरीद रहे हैं, और एंड पे क्या होना कि ज़ेलेंस्की की भाई जमीन पे होगा कब्जा, यूक्रेन खत्म हो जाएगा, लक्ष्य से मिट जाएगा, यूक्रेन से भाई साहब वो निकालेंगे मिनरल गैस और तेल, वो जो होगा भाई साहब कब्जा होगा यूरोप का और अमेरिका, बल्कि अमेरिका का ही होना है, अमेरिका के यूरोप को क्या करने देना है, उसने बोला है भाई साहब, और उन्होंने एक रजिस्टर बना के रखा हुआ है भाई हमने इतने पैसे दिए, बिल्कुल कल को जब ठंडा जंग वार रुक जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, उन्होंने कहना भाई साहब निकालो हमारे पैसे। फिर इंडिया की करते हैं ऐसे ही होना, ऐसे ही इंडिया अमेरिका नहीं चाहता कोई भी कंट्री, इंडिया हो या कोई भी सारे दब कर नहीं भाई सुपर पावर, उसे पता है कि मैंने दबा कर चाहे प्यार से या जैसे भी रखना है, और हर कोई मेरी बात माने। चौधरी ऐसे ही करता है भाई आप जितना बोल लो, करोड़ों की तादाद में दुनिया बोल चुकी है, अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका तबाही कर रहा है, अमेरिका हर लिहाज से असला बेचता है, अपने मतलब निकालता है, लेकिन आज दिक्कत बातों में को वजन है, वो जब चाहे जहाँ चाहे अपना मतलब हम बातें ही कर सकते हैं, उसके खिलाफ पुलिस आज तक इस दुनिया में किसी ने खिलाफ नहीं बढ़ाई, सबसे बड़ी उनको हम कमजोर कर दें, ये मेरी बात है, सब उनके नीचे हैं, हर कोई अपनी भाई साहब जान बचा। हाँ जी ऐसे ही। अरस्तु ने एक बात कही थी कि कानून जो है ना सिर्फ गरीबों के लिए होता है, ताकतवर कानून बनाते हैं, उसकी जिंदा मिसाल जो 2 लफ्ज में यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन, उसमें कितने कितने मामलात आते हैं, कभी हल नहीं हुआ, बात सुनो ना, लेकिन वहाँ पे फैसले कौन करती है? अमेरिका लेग्स, ऐसे ही है भाई, बस और आगे खत्म हो गया सादा मसला। तो फिर वही बात आ गई, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई इंडिया स्टैंड ले रहा है अपने कंट्री के लिए, ये अच्छी बात है, बात अच्छी है यूसुफ साहब, लेकिन उनको आगे अमेरिका है ये उनको भी नजर आ रहा है, आप उसको चाह के भी दबा नहीं सकते, लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं है ना। अच्छा अमेरिका अगर इंडिया ज्यादा ही उसके सामने खड़ा हो जाएगा, आप यकीन मान लो उसने रशिया या चाइना के साथ हाथ मिला लेना है, अमेरिका ने सब कुछ भूल के मिला ले उससे, ये पुतिन को थोड़ी सी ढील देना अमेरिका, तो पुतिन ने भाई साहब ऐसे ही खुश हो जाना बिल्कुल उसने हाथ मिला रहे हैं भाई, जितने सैंक्शन लगे हुए अगर वो सैंक्शन हट गए तो भाई साहब रातों रात अमीर हो जाना, बिल्कुल, ये भी तो चीज कैसे आप कहते नहीं रहते अपने मफाद के अलावा कुछ भी नहीं, कंट्री को देखना, चलो आदर गरीबी है वो तो इंडिया अपने कंट्री के लिए खड़ा है ना, जो बाइडेन है वो डील मास्टर भी है, डील तो उसने देनी है, बिजनेस डील, वो सॉरी डोनाल्ड ट्रंप, वो बिजनेस डील देता है, उसने अगले दिन फिर बोला था हमने डील दिया, उन्होंने हमको कहता है कि हमने बोला पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ बात की, अगर आप जंग नहीं रोकोगे तो बिजनेस डील नहीं होगी, तो बिजनेस डील दिए और सातों सा क्या फाइटर जेट भी गिरे नहीं, तो ये चीज भी बोल रहा था। बाकी भाई एरोगेंस की कोई बात नहीं होती, जहाँ पर जिसकी कोई जितनी पावर होती है उस हिसाब से वो भाई काम निकाल लेता है और दूसरे कंट्री को दबा भी लेता है, ये हकीकत बात है भाई, जितनी जिसके पास पावर है वो उसको इस्तेमाल करता है जी, और गलत तरीके से भी इस्तेमाल होती है, जिस तरह अमेरिका है भाई, अगर कोई दूसरा कंट्री सेम चीज करे तो उसके ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं, खुद करे तो कोई सैंक्शन खुद नहीं बता रहे, वो सर बता रहे रशिया से अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं, करते हैं वो, वही कोई पूछने वाले नहीं, इंडिया चाइना पाकिस्तान कोई करे तो उनको सैंक्शन लग जाते हैं, ये क्या बात है? चलें जी सही है भाई, ये अगर कंट्री इसी तरह अपने आजाद फैसले करे तो भाई साहब मजा ही आ जाए, लेकिन भाई मजबूरियां भी होती हैं कि भाई पैसा देखा जाए तो ज्यादातर उस तरफ ही है, बिल्कुल आज भी। चलें जी सही है भाई, अपनी जरूरत आएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।